नमस्ते, सभी को सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यूडेमी और यूट्यूब पर आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे वीडियो अपने सर्कल में शेयर करते रहें। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ न्यू डीवाई लर्न पर देख रहे हैं, तो अपनी कीमती प्रतिक्रिया और रेटिंग ज़रूर दें। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है और नया कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। और इससे ये भी पता चलता है कि सदस्यों को किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, उसे कैसे बनाया जाए और कंटेंट को कैसे बेहतर किया जाए। नमस्ते, इस वीडियो में मैं आपको स्मार्ट फॉर्म्स या ईडीओ फॉर्म्स टेस्टिंग के लिए कुछ इनपुट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट हैं। आपने एक अच्छा फंक्शन स्पेसिफिकेशन तैयार किया और उसे ऐप को भेज दिया। और टेस्टिंग करते समय या फंक्शन स्पेसिफिकेशन तैयार करते समय मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स देने जा रहा हूँ। उदाहरण के लिए बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये किसी भी मॉड्यूल के लिए लागू होती है, ठीक है? और ये हो सकता है कि आप एमएम कंसल्टेंट, एसडीएफआई या डब्ल्यूएम कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हों, आप जिस भी मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी। इस गैदरिंग में आप क्या करने वाले हैं, आपको लेआउट के बारे में पता चलेगा, ठीक है? तो लेआउट की डिटेल्स आपकी चीज़ों से मिलेंगी। फील्ड्स की पोजीशन के साथ लेआउट की पूरी लिस्ट प्राप्त करें। असल में ये खुद लेआउट को ही पूरी तरह से कवर कर रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको प्रत्येक फील्ड की पूरी डिटेल्स लेनी होंगी। आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि हर फील्ड में कौन सी जानकारी है, ताकि आप ये समझ सकें कि कौन सी जानकारी एसएपी के किस स्टैंडर्ड टेबल से ली जा सकती है। ठीक है, अगर ऐसे फील्ड्स हैं जो एसएपी के स्टैंडर्ड टेबल्स में उपलब्ध नहीं हैं, तो हमें उन्हें कहाँ से प्राप्त करना है? क्या आपको उस जानकारी को कैप्चर करने के लिए कोई हेडर टेक्स्ट या आइटम टेक्स्ट जैसी चीज़ें मेंटेन करनी होंगी, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई अन्य फ्री फील्ड्स का उपयोग करना होगा? चाहे आप परचेज़ ऑन ऑर्डर में काम कर रहे हों, सेल्स ऑन ऑर्डर में या किसी बिलिंग डॉक्यूमेंट में। तो आपको उस स्तर तक जाना होगा। अगर आप हर फ़ील्ड के बारे में जानते हैं कि कौन-सी जानकारी कहाँ से आएगी, कौन उसे इनपुट करेगा, क्या वह किसी डॉक्यूमेंट से आएगी या किसी को वह जानकारी विशेष रूप से इनपुट करनी होगी बिना किसी गलती के, क्या वह एक अनिवार्य फ़ील्ड है? अगर वह एक अनिवार्य फ़ील्ड है, तो उसे अनिवार्य बना दें। अगर आप उसे डॉक्यूमेंट टाइप स्तर पर अनिवार्य बनाना चाहते हैं, तो आपको सोचना होगा कि इसका अन्य ट्रांज़ैक्शनों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप हर फ़ील्ड का महत्व जानते हैं। फ़ील्ड्स की सूची को उनके स्थान के साथ बनाएँ, मतलब कौन-सी फ़ील्ड कहाँ होनी चाहिए, बाईं ओर या दाईं ओर। ठीक है, अगर आप हर फ़ील्ड के बारे में जानते हैं, तो आप ये तय कर सकते हैं कि कौन-सी फ़ील्ड्स, जैसे कि हेडर फ़ील्ड्स और आइटम फ़ील्ड्स कहाँ होंगी। ये आइटम फ़ील्ड्स और हेडर फ़ील्ड्स क्या हैं? इनमें कुछ विशेष जानकारियाँ होती हैं। मान लीजिए कि यह एपी परचेज़ ऑर्डर है, वेंडर हेडर, डॉक्यूमेंट डेट हेडर, डॉक्यूमेंट टाइप हेडर। लेकिन आइटम, मटेरियल, विवरण, मात्रा, डिलीवरी डेट, ये सभी आइटम से संबंधित होंगे, तो आपको इन्हें अलग-अलग करना होगा। अगर बिज़नेस कुछ हेडर फ़ील्ड्स को आइटम में दे रहा है, तो ये स्पेस की बर्बादी है ना? इसीलिए आप उसे हेडर में रख सकते हैं। अगर वे आपको कुछ आइटम फ़ील्ड्स हेडर में देते हैं, तो यह अनुशंसित नहीं है, क्योंकि आइटम फ़ील्ड्स हर आइटम के लिए बदलती रहेंगी, इसलिए आप उन्हें हेडर में नहीं रख सकते। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और हाँ, हर फ़ील्ड का विवरण जानना, यानी हर फ़ील्ड के बारे में ऊपरी स्तर पर जानना ज़रूरी है। मैं कह सकता हूँ कि ये 4 बिंदु मैं आपके लिए हाइलाइट कर सकता हूँ। तो अगला कॉन्सेप्ट देखें, अगर आपके पास कोई और महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप उन्हें कमेंट के रूप में ज़रूर जोड़ सकते हैं। तो एक और चीज़ जो आपको करनी है, तो रिमोट डेस्कटॉप में कुछ शॉर्टकट कीज़ ठीक से काम नहीं करती हैं, जैसे कि डिलीट की, ठीक है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है एफएस प्रिपरेशन, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तैयारी। एफएस प्रिपरेशन में प्रत्येक विशिष्ट फील्ड के लिए बिल्कुल सही और सटीक लॉजिक प्रदान करना आपका प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य या मुख्य गतिविधि है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि हर एक विवरण तार्किक रूप से सुसंगत और त्रुटिहीन हो। जब आप डेटा प्राप्त कर रहे हों, तो आपको हर फील्ड के लिए सही लॉजिक मिलना चाहिए, ठीक है? तो जब आप टेबल्स से डेटा प्राप्त कर रहे हों, ठीक है? किस तरह की टेबल? हमेशा कोशिश करें कि डेटा पहले हेडर में और फिर आइटम में पास करें। हर बार ये संभव नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पहले हेडर में और फिर आइटम में डेटा पास करने की कोशिश करें।
ये केवल फॉर्म्स के लिए ही नहीं बल्कि कुछ हद तक फॉर्म्स के लिए, लेकिन रिपोर्ट्स और अन्य जगहों पर भी ये लॉजिक आपके लिए परफॉर्मेंस बढ़ाने में बहुत मददगार होगा, क्योंकि हेडर में 1000 एंट्री हो सकती हैं जबकि आइटम में 10,000 एंट्री हो सकती हैं। तो अगर आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कंपनी कोड या तारीख या कुछ और हेडर टेबल में रखते हैं और केवल 70 या 100 एंट्री ही प्राप्त करते हैं, तो उन 100 एंट्री को अपनी जानकारी के साथ आइटम में पास करें। ये आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाने में मदद करेगा। अन्यथा अगर आप सीधे प्लांट और मटेरियल या कोई अन्य जानकारी आइटम लेवल पर पास कर रहे हैं, तो सिस्टम को 10,000 एंट्रीज में सर्च करना पड़ेगा। आज 10,000 हैं, 2 साल बाद ये 1 लाख हो जाएगा और आगे चलकर ये 10 लाख भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप इसे तैयार करें, हमेशा कोशिश करें कि ऐसा ही रखें। इस तरह की बुनियादी गाइडलाइंस का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो हर फील्ड की अधिकतम लंबाई को स्पष्ट रूप से ज़रूर बताएं। उदाहरण के लिए, यदि यह एक स्टैंडर्ड फील्ड है, तो इसकी क्या अहमियत है और इसका उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है, यह भी विस्तार से समझाएं। अधिकतर अबापर को SC11 में डेटा एलिमेंट से ये जानकारी मिल जाती है जब आप SC11 में जाते हैं। ठीक है, तो फील्ड के आधार पर आप डेटा एलिमेंट भी प्रदान करें। तो ये डेटा एलिमेंट है। तो फील्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा एलिमेंट वह मुख्य चीज़ है जो आपके डेटा को नियंत्रित करेगी। इसलिए जब भी आप फंक्शन स्पेसिफिकेशन तैयार करें, कृपया टेबल, फील्ड व्यू, टेबल, फील्ड डेटा, एलिमेंट डेटा टाइप और उसकी लंबाई ज़रूर दें। इससे ABAP कंसल्टेंट को यह योजना बनाने में मदद मिलेगी कि हर फील्ड के लिए उसे कितनी जगह देनी है। ठीक है, और वो इसकी योजना बना सकता है। क्योंकि जब वे फॉर्म तैयार करते हैं तो वे कुछ टेबल फॉर्म बनाते हैं, छोटी टेबल, और वे पूरे फॉर्म को 2-3 टेबल में बांट देते हैं। तकनीकी शब्दों में वे लेयर्स बनाएंगे, वे सब कुछ बना देंगे। तो अगर आप पहली बार में ही सही जानकारी प्रदान करते हैं तो वह बेहतर लेआउट बना पाएगा, नहीं तो बाद में आपको बार बार बताना पड़ेगा। उदाहरण के लिए चलिए इसे किसी भी उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, चलिए उन SD कंसल्टेंट्स को संतुष्ट करते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो VBA पर जाएं। तो जब आप वो सेल्स और ऑर्डर हेडर डेटा प्राप्त कर रहे होते हैं, ठीक है, अक्सर आप व्यक्ति के नाम के साथ टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, शायद आप केवल गणेश के साथ टेस्ट कर रहे हैं। गणेश GANSS 6 तो बाल हमने कभी टेस्ट नहीं किया। अचानक एक दिन आपने किसी और नाम के साथ टेस्ट किया, जैसे कि आपने पूरा नाम गणेश पराला 6 पौरा के साथ कोशिश की। तो जब आपने फॉर्म में 12 के साथ टेस्ट किया तो आपको यह केवल इसी तरह मिलता है। तो आपको मिल रहा है तो गलती किसकी है? ठीक है, मैं उस बिंदु को टेस्टिंग के नज़रिए से चर्चा करूंगा। तो आपको JNESH जैसा मिल रहा है और आपके पास केवल 12 की लंबाई 6 है। और अगर आप स्पेस देते हैं तो फिर क्या होता है? ऐसा ही आएगा अगर उसने सही से मेंटेन किया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर उन्होंने सही से मेंटेन नहीं किया, वे शायद 9 मेंटेन करते हैं क्योंकि उसने 12 दिया, लेकिन स्पेस की लंबाई के कारण उसने उतनी ही जगह दी। तो ये कमांड इसी तरह करता है, क्योंकि अधिकतम 9 ही फिट हो सकते हैं। तो अगर आपने 12 सही से दिया है तो MA ने भी उस डेटा एलिमेंट को ध्यान में रखा है, वह यही देगा। तो ये सही है, क्योंकि इस स्पेस ने एक जगह ले ली है ना। तो कुल कुल लंबाई ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर ये इस तरह आ रहा है तो वेपर ने सही लंबाई नहीं दी है। तो ये सब टेस्टिंग का हिस्सा है। मैं आपको टेस्टिंग के समय ये बताऊंगा। ठीक है, तो कृपया हर फील्ड की अधिकतम लंबाई के बारे में विस्तार से बताएं और इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि कौन सी फील्ड स्टैटिक प्रकृति की है और कौन सी डायनामिक प्रकृति की है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्टैटिक और डायनामिक का वास्तव में क्या अर्थ है। यदि आप अपने फॉर्म में परचेज ऑर्डर डेट नामक फील्ड को देखते हैं तो यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है एक स्टैटिक फील्ड का, क्योंकि एक बार दर्ज होने के बाद इसकी वैल्यू आमतौर पर नहीं बदलती है। आप इसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट से ला सकते हैं, लेकिन डेट फील्ड डायनामिक है। हर परचेज ऑन ऑर्डर के लिए तारीख बदलती रहेगी। ठीक है, तो जब आप फील्ड में यानी कि वास्तविक कार्य क्षेत्र में जैसे मैं PPU डेट का जिक्र कर रहा हूँ जो कि एक महत्वपूर्ण तारीख होती है। ठीक है, तो ये है, ये स्टैटिक है। इसे आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट से बिना हर बार ऐप पर निर्भर हुए ला सकते हैं, जैसे आज की PO डेट। लेकिन बिजनेस परचेज ऑर्डर डेट मांग रहा है, आप इसे उसी अनुसार बदलना चाहते हैं, है ना? तो आप इसे इस तरह डाल सकते हैं। डायनामिक क्या है?
डायनामिक कुछ ऐसा है जैसे कि एक तारीख जो लगातार बदलती रहती है, उदाहरण के तौर पर 29/10/2023। यह एक विशेष तिथि है, 29 अक्टूबर 2023, जो कि एक गतिशील या परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। तो यहाँ कौन सा स्टैटिक है, कौन सा डायनामिक है? यह स्टैटिक पीओ डेट है। ये फील्ड कभी नहीं बदलेगा, तो आप इसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट से ले सकते हैं। कृपया हार्ड कोडिंग से बचने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर कल आप उस एक पिवट डेट को परचेज ऑन ऑर्डर डेट में बदलना चाहें या फिर आप कोई छोटी-छोटी चीज़ें बदलना चाहें, आप सीधे S410 में जाकर अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं। ये डायनामिक है, आपको एको के लिए लॉजिक देना होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जैसे जब आप एके को देखते हैं, तो यहाँ आपको डॉक्यूमेंट डेट डोसेंट मिलेगा। ये पीओ की क्रिएशन डेट है। ठीक है, आप क्रिएशन डेट प्राप्त कर सकते हैं और एक महत्वपूर्ण फील्ड है जिसका नाम AD80 है, जो इस संदर्भ में काफ़ी उपयोगी है। हाँ, ये परचेज डॉक्यूमेंट डेट है, तो BAT। तो आपको ये संदेह हो सकता है कि गणेश, AE80 और BAT में क्या अंतर है? तो क्रिएशन डेट क्या होता है कि डॉक्यूमेंट डेट आप थोड़ा अलग दे सकते हैं, है ना? आप 5 दिन पहले की तारीख भी दे सकते हैं, आप परचेज ऑर्डर बनाते समय भी तारीख दे सकते हैं, लेकिन क्रिएशन डेट वही तारीख होती है जो डेटाबेस में क्रिएशन डेट के रूप में सेव होती है। उदाहरण के लिए मैं 29 अक्टूबर को एक पीओ बना रहा हूँ, लेकिन मैं पीओ डॉक्यूमेंट की तारीख 1 अक्टूबर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब मैं ME21N ट्रांजैक्शन कोड का उपयोग करके एक नया खरीद ऑर्डर बना रहा हूँ, मैं विशेष रूप से 21 अक्टूबर 2023 की तारीख देना चाहता हूँ, जो कि इस खरीद ऑन ऑर्डर के लिए प्रभावी तिथि होगी। तो यहाँ क्या होता है, BDHT ये होगा और 80 की तारीख 29 होगी। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें इस संदर्भ में समझनी चाहिए। तो यही मैं समझाना चाहता था। ठीक है, डी तो जब आप पहली बार यूज़र को देखते हैं और हमारे नेविगेशन सेटिंग्स में सब कुछ देखते हैं, तो हमने पहले ही बताया है, अगर आप बिना किसी डेटा के देख रहे हैं, तो ऑप्शंस में जाइए और कस्टमाइज्ड लेआउट चुनें। ऑप्शंस में जाइए, इंटरैक्टिव डिज़ाइन विजुअलाइज़ेशन 1 में जाइए, शोकेस और शॉर्ट केस को चुनें और अप्लाई करें। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट टाइप देख सकते हैं। किसी के पास है, तो आप कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि डॉक्यूमेंट डेट क्या है और क्रिएशन डेट क्या है। क्रिएशन डेट हमेशा वही रहेगी जो सिस्टम डेट या यूज़र द्वारा दी गई तारीख होगी, और डॉक्यूमेंट डेट वह है जिसे आप बदल सकते हैं अगर आप उसे बदलना चाहें। आमतौर पर ऑन ऑपरेशन के दौरान हम ऐसा नहीं करते, आमतौर पर हम कटओवर के दौरान ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर आप पुरानी परचेज ऑर्डर की क्रिएशन डेट परचेज डॉक्यूमेंट डेट को बनाए रखना चाहते हैं, तो हम उसी तरह उसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये डायनामिक है और अब हमारे चर्चा के बिंदु पर आते हैं। हाँ, बताया गया है कौन से फील्ड्स स्टैटिक हैं, कौन से डायनामिक हैं, और जो स्टैटिक हैं वे ज़्यादातर स्टैंडर्ड टेक्स्ट से लिए जाते हैं। हार्ड कोडेड की जगह स्टैंडर्ड टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। कोशिश करें कि ज़्यादातर स्टैंडर्ड टेक्स्ट से ही लें, जिसे आप हार्ड कोर कहते हैं। ये SO10 है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आइडिया है। SO10 में आप नया स्टैंडर्ड टेक्स्ट बना सकते हैं और उसी तरह मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हार्ड कोडिंग से बचें। तो हमने एफएस की तैयारी देखी है और मैंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण फील्ड्स को हाईलाइट किया है जो तुरंत मेरे दिमाग में आए। लेकिन अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट में डाल सकते हैं, और अगर मुझे लगता है कि कुछ और महत्वपूर्ण इनपुट्स हैं तो मैं ज़रूर एक छोटा वीडियो बनाकर आपको समझाने में हिचकिचाऊंगा नहीं। तो अगला है टेस्टिंग के दौरान। तो टेस्टिंग के दौरान फॉर्म्स, मेरे अनुभव में फॉर्म्स ही वो होते हैं जिनमें टेस्टिंग करने में आपका बहुत समय लग जाता है, और एबापर्स के लिए भी इसमें थोड़ी मुश्किल होती है। मैंने देखा है कि ईडर फॉर्म्स में बदलाव करते समय उनकी मुश्किलें कम हो गई हैं, लेकिन स्मार्ट फॉर्म्स में अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। पहले स्क्रिप्ट्स तो और भी भयानक थीं, अब ईडर फॉर्म्स उनके लिए थोड़े बेहतर हैं। तो हमारे लिए भी जब वे लेआउट को सही तरीके से मेंटेन करते हैं तो हमारी टेस्टिंग भी कम हो जाती है।
अन्यथा आप ये नहीं बताते कि जब मैं पीओ देता हूँ तो डी डेट पीओ नंबर पर जा रही है या अन्य किसी तरह का ओवरलैप हो रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर वे बेहतर फॉर्म बनाएं तो टाली जा सकती हैं, ठीक है? जब वे आपको टेस्टिंग के लिए देते हैं, तो टेस्टिंग के दौरान किन किन चीज़ों की जांच करनी चाहिए? मूल बातें जो मैं हमेशा सभी को बताता हूँ वे ये हैं कि आपको फॉर्म पर हर एक फील्ड के साथ पूरी तरह से और सावधानीपूर्वक टेस्ट करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है और कोई त्रुटि नहीं है। क्या होता है कि पीओ में 20 फील्ड्स होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आप 14 सील 15 जो लोकप्रिय या अनिवार्य फील्ड्स हैं, उन्हीं के साथ टेस्ट करते हैं। ऐसी 6-7 फील्ड्स होती हैं जो अनिवार्य नहीं हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, तो उन फील्ड्स को आप ठीक से टेस्ट नहीं करते। तो जब आप अचानक टेस्ट करते हैं तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि या तो पूरा डेटा नहीं आ रहा है या फील्ड का मान सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह की कोई भी समस्या आ सकती है। इसीलिए फॉर्म की हर फील्ड के साथ टेस्ट करें। अगर आपके फॉर्म में 20 फील्ड्स हैं, तो सुनिश्चित करें कि सभी 20 फील्ड्स भरी और दिखाई दे रही हों। हर फील्ड के साथ टेस्ट करें, फील्ड की अधिकतम लंबाई के साथ भी टेस्ट करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि फॉर्म्स से संबंधित कई फंक्शन स्पेसिफिकेशंस होते हैं और कुछ सालों के अनुभव के बाद भी 80 या 6 बार भी कभी-कभी मैं भी अपनी टेस्टिंग में 1-2 चीज़ें मिस कर देता हूँ। साथ ही अगर किसी फील्ड की लंबाई 20 है तो हम अक्सर 12, 11, 13 जैसी वैल्यूज से ही टेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप 20 से टेस्ट करते हैं तो कुछ जादुई चीज़ हो जाती है। अगर एबीएपीर ने डेटा एलिमेंट की लंबाई के आधार पर ध्यान रखा है, अगर उसने एडवांस में ये सेट कर दिया है तो बहुत अच्छा है, तब कोई दिक्कत नहीं है। वरना आपकी टेस्ट डेटा से ही पता चलेगा कि एक फील्ड बाईं ओर जा रही है, एक फील्ड दाईं ओर जा रही है। ठीक है, इस फील्ड के लिए उसने एडजस्ट कर दिया लेकिन उसने दूसरे फील्ड पर इसका प्रभाव नहीं देखा। मैं जिस फील्ड की बात कर रहा हूँ वह है प्योर डेट जो आपके पास है। इसके अलावा आपके पास एक प्योर नंबर भी है, ठीक है? तो पी नंबर कुछ इस तरह है जैसे 46,234 कुछ। ठीक है, आपके पास ऐसा एक पी नंबर है जैसे 43,7 कुछ, उदाहरण के लिए। ठीक है, आपके पास ऐसा पीओ नंबर है। तो अचानक से कुछ डेटा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वाला ठीक है, ये वाला ज़्यादातर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो शायद आप इसे पीओ क्रिएटर की तरह चेक कर सकते हैं। ये एक अच्छा उदाहरण है। वीओ क्रिएटर, उसकी कुल लंबाई तो कुछ है ना? तो जब आप इस तरह से कुछ भी दे रहे हों तो हमेशा गणेश जी को ही दाखिल करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में उसे शुद्ध सृष्टिकर्ता बनाए रखना चाहिए। मुझे लगता है कि अब लंबाई क्या है, /n11। ठीक है, अभी अभी हमने EK को बहुत ही ध्यानपूर्वक और विस्तार से देखा है और इसके विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार किया है। ठीक है, हाँ, पी दस्तावेज बनाने वाले व्यक्ति का उपयोग उसकी लंबाई 12 है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने पर्याप्त 12 नहीं रखे। तो अचानक आप गणेश से बात कर रहे हैं, गणेश गणेश तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अचानक आप गणेश परला ऑय के साथ एक विस्तृत परीक्षण कर सकते हैं। इस परीक्षण के दौरान आप देखेंगे कि यह वस्तु या तो पूरी तरह से अदृश्य हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि यह अब दिखाई नहीं देगी और किसी भी तरह से इंटरैक्ट नहीं करेगी, या फिर यह P1 नंबर पर पूरी तरह से ओवरलैप हो जाएगी, जिससे P1 नंबर की दृश्यता प्रभावित होगी और ये उसके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इस प्रकार के जादू घटित होंगे, इसलिए कृपया प्रत्येक क्षेत्र की अधिकतम लंबाई का उचित लंबाई के साथ परीक्षण करने का प्रयास करें। कम से कम 1 या 2 पी तो आप बना ही सकते हैं। तो एक और बात जो मैंने देखी और मुझे भी उस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और परीक्षण करें। हाँ, फ़ील्ड की अधिकतम लंबाई में एक और लोकप्रिय है वैल्यू, ठीक है? मात्रा और मूल्य। हमने कितनी कोशिश की है उस एक EK, EKP तक परीक्षण करने की कोशिश करें। अगर आप EKPO पर जाएँ, तो आपकी मात्रा आखिर कहाँ है? हाँ, मात्रा, लक्ष्य मात्रा या खरीद आदेश मात्रा। ठीक है, ये मात्रा सही है 13 अंकों तक, ठीक है। और मूल्य के हिसाब से भी आप 11 तक आजमाएं। ठीक है, अधिकतम 11 और देखें कि फॉर्म पूरी जानकारी दिखा पा रहा है या नहीं। अधिकतर मामलों में हम अधिकतम फील्ड के साथ परीक्षण करते हैं। सबसे लोकप्रिय है मात्रा और मूल्य। मेरे अनुभव में हमें इसका काफ़ी सामना करना पड़ा है। ठीक है,
तो वही मात्रा और मूल्य और कई लाइनों के साथ परीक्षण करें, शायद 50 लाइनें, 50 लाइनें, 80 लाइनें, कम से कम एक पीओ। आप देखें कि लेआउट कैसा दिखता है, क्योंकि आप हमेशा 5 लाइनें, 5 आइटम, 6 आइटम, 7 आइटम के साथ ही परीक्षण करते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक दिखता है, अचानक गो लाइव के बाद बिजनेस ने बना दिया, उन्होंने 60 लाइनों वाला एक पीओ बना दिया, फिर लेआउट कुछ अजीब सा हो जाता है, या फील्ड्स में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो अजीब लगती हैं, है ना? तो कृपया 50 लाइन, 80 लाइन और कम से कम एक पीओ के साथ परीक्षण करें। आप एक ही पीओ का उपयोग अपनी कई तरह की टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप अधिकतम लाइनों के साथ बनाएं। तो फॉर्म के हर फील्ड के साथ परीक्षण करें, सुनिश्चित करें कि सभी फील्ड्स दिखाई दे रही हैं। लॉजिक सही है, फील्ड की अधिकतम लंबाई के साथ परीक्षण करें, यह आपके लिए मात्रा, मूल्य और अन्य सभी संबंधित समस्याओं को सुनिश्चित करने में सहायक होगा। कई लाइनों के साथ परीक्षण करें, कई लाइनों का मतलब हमेशा सिर्फ 6 लाइनें, 5, 7 आइटम, 8 आइटम नहीं होता। यहाँ लाइनों का मतलब है पी आइटम्स, तो 50 या 80 आइटम्स के साथ कम से कम एक पीओ पर टेस्ट करें और देखें कि लेआउट कैसा दिखता है। एक प्रिंट आउट लें। हाँ, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य लें और उसमें दी गई हर एक जानकारी का लेआउट, फॉन्ट आदि को ध्यानपूर्वक जांचें। ठीक है, आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आप कौन सा विशिष्ट फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या वह आपके व्यवसाय की आवश्यकताओं और ब्रांडिंग के अनुसार है या नहीं। बिजनेस आपको फॉन्ट साइज और सारी जानकारी देगा, क्योंकि वे पहले से ही पिछले कुछ वर्षों से अपना बिजनेस चला रहे हैं। आज वे एसएपी पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे सब कुछ नए ब्रांड फॉर्म्स में देना चाहते हैं। वे अपने मौजूदा परचेज ऑन ऑर्डर, मौजूदा सेल्स ऑन ऑर्डर, मौजूदा बिलिंग डॉक्यूमेंट का वही या मिलता जुलता लुक देना चाहते हैं। तो एक कंसल्टेंट के रूप में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सके उतना उनके करीब का लुक दें, और अगर आप कोई बदलाव कर रहे हैं तो वह केवल सुधार होना चाहिए, लेकिन वह नकारात्मक दिशा में नहीं होना चाहिए। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये मुख्य जानकारियाँ हैं जिन्हें मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ। मल्टीपल लाइन्स, अधिकतम फ़ील्ड और लेआउट। और हाँ, अगर आप मल्टीपल लाइन्स के साथ ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा कि दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन, 4, 5, 6 पेज जब आपको परचेज़ ऑर्डर मिलता है, तो क्या सभी पेजों पर सही जानकारी उपलब्ध है या नहीं और कौन-कौन सी गाइडलाइंस हैं। ठीक है, जब आप उन वेब पेजों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि वे अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कैसे दिखाई दे रहे हैं और उनका समग्र डिज़ाइन कैसा है। ठीक है, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप पूरी तरह से टेस्ट करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी विभिन्न पेजों का लेआउट, उनकी दिखावट और उनका समग्र स्वरूप एक समान और सुसंगत हो, ताकि एक पेशेवर और एकीकृत अनुभव प्रदान किया जा सके। ठीक है, दिखावट और यह सुनिश्चित करें कि बिज़नेस ने इसे स्वीकार कर लिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात की पुष्टि करें कि बिज़नेस ने इसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ में हैं जिन्हें मैंने यहाँ हाइलाइट किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारा एजेंडा स्मार्ट फॉर्म्स, हेडर फॉर्म्स है। जब आप बिज़नेस गैदरिंग के दौरान टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो आपको किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और एफएस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन तैयार करते समय, फिर टेस्टिंग के दौरान। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में मैंने ये सब कवर किया है और मैं इस सत्र के वीडियो को डेवलपमेंट से संबंधित फ़ोल्डर में रखूँगा। आप इन बिंदुओं का पालन करें, अपना समय और दूसरों का समय बचाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि ये बिंदु आपने अपनी फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में उल्लेख किए हैं। साथ ही जब आप अपने एबैप कंसल्टेंट को फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता समझाएं, तो इन सभी बातों का उल्लेख करें ताकि वह भी अच्छी तरह से तैयार रहे और अधिकतम लंबाई या मल्टीपल पेज जैसी समस्याओं से बच सके। एक पेज पर तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब ये दूसरे पेज पर चला जाता है तो अलग दिखता है। हम टेस्टिंग के दौरान इस तरह का जादू देखते हैं। ठीक है, जब आपको कोई न्यूमेरिक फ़ील्ड मिलती है तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब आप अल्फ़ान्यूमेरिक फ़ील्ड देते हैं तो फ़ील्ड की लंबाई अलग हो जाती है, क्योंकि न्यूमेरिक का मतलब है 1, 2, 3, 4 इस तरह, है ना? उदाहरण के लिए लंबाई है, तो लंबाई केवल 6 है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर आप वही चीज़ जैसे जी लिखते हैं, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हैं दोनों की लंबाई 6 ही है, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पूरा हो गया, जबकि गणेश थोड़ा-सा आगे निकल गया। तो जब फ़ील्ड अल्फ़ान्यूमेरिक हो, तो आप दोनों न्यूमेरिक और अल्फ़ान्यूमेरिक से ट्राई करें कि वह कैसे दिखता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी। यदि आपको वास्तव में लगता है कि यह वीडियो और मेरे प्रयास सार्थक हैं, तो अपनी बहुमूल्य टिप्पणी के साथ यूट्यूब पर यूडेमी पर एक मूल्यवान रेटिंग के साथ अपनी प्रतिक्रिया दें और हमेशा सदस्यता लें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।